स्प्रिंग फोर्स विल डू अ लॉ व्हिच इज रैपिड एज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमने पहले भी एक बार ही पढ़ा था इन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हुक्स लॉ क्या था? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्प्रिंग बैलेंस का प्रिंसिपल क्या था? स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करते हैं? हाउ दे मेजर द वेट? स्प्रिंग बैलेंसेस यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा था ना, मेजरमेंट टेक्निक में, हाउ टू मेजर द मास और वेट। तो स्प्रिंग बैलेंस का प्रिंसिपल क्या होता है? स्प्रिंग के साथ कोई वेट को लटकाते हैं तो फिर जितना उसमें स्प्रिंग लूज होता है तो उसका वो मेजर करके उसमें अगर आप आपके घर में वेइंग स्केल, आप उसके ऊपर खड़े हो गए तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा? कंप्रेस। कंप्रेस। इट्स ऑलवेज इंक्रीजेस द टेंशन। और कितना कंप्रेस होगा वहां से हम वेट निकाल सकते हैं। सो नॉर्मली हम कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है नॉर्मल, अगर हम एक सिंपल स्प्रिंग लेते हैं, इनिशियली अगर मैंने इसके नीचे कोई मास सस्पेंड नहीं किया, स्प्रिंग्स को हम एज्यूम करते हैं कि वो मासलेस है। अगर मैंने इसके नीचे कोई मास सस्पेंड नहीं किया तो इसे स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, इसमें कोई टेंशन नहीं है अभी। बट अगर इसके नीचे मास सस्पेंड कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा और फिर ये एक जगह पे जाके रुक जाएगा। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मास सस्पेंड किया तो ये स्ट्रेच ही होता चला जाएगा, इट स्टॉप्स एट सम टाइम। अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो फोर्सेस कौन सी लग रही थी? एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड्स और एक इस स्प्रिंग में टेंशन थी। जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे तो रेस्ट पे आ जाएगा। और ये जो फोर्स होती है, दिस इज kx। k is constant of proportionality and x is the change in length। तो स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी t की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो बाय मेजरिंग द वैल्यू ऑफ x यू कैन फाइंड द वेट। बेसिकली स्प्रिंग फोर्स जो होती है इट्स ऑलवेज kx। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी। जैसे इस केस में स्प्रिंग डिस्प्लेस किधर हुआ, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स वेट सस्पेंड करने से? डाउनवर्ड्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी। सिमिलरली अगर मैं लेता कि मेरे पास एक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, अगर मैं इसके ऊपर कोई वेट रख दूंगा, दिस गेट्स कंप्रेस्ड डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स होगी, तो जो स्प्रिंग फोर्स होगी दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस केस में डायग्राम बनाऊंगा तो kx अपवर्ड होगा और mg डाउनवर्ड्स होगा। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट करनी है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। वैसे रिस्टोरिंग फोर्सेस माइनस kx, माइनस सिग्निफाइज दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू x। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया बिकॉज डायरेक्शन ऑलरेडी एरो से मार्क्ड है। और k जो होता है दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? अगर मैं बोलूं आपके पास दो स्प्रिंग है, एक हार्ड स्प्रिंग है एक थोड़ा सॉफ्ट स्प्रिंग है, दोनों पे सेम फोर्स लगाई, कौन सा ज्यादा कंप्रेस होगा? सॉफ्ट वाला। मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम आएगा व्हेन kx is equals to mg। तो वी कैन से k is mg by x। जो ज्यादा कंप्रेस होगा उसके लिए k की वैल्यू कम होगी। कम हो जाएगी। तो बेसिकली स्टिफनेस पे डिपेंड करता है, जितना स्टिफ स्प्रिंग होता है उसके लिए k की वैल्यू उतनी ज्यादा आती है। सो कभी भी अब अगर स्प्रिंग्स लगे होंगे तो उसमें हम यही फोर्स लेंगे कि फोर्स इज इक्वल्स टू kx, where x denotes change in length। So you can write this as a law, you can write Hooke's law। Hooke's law, हाँ जी, सर ये kx फॉर्मूला कहाँ से आया? Hooke's law यही तो लिखा रहा हूँ, Hooke's law है ये, Hooke's law। ब्रैकेट में you can write tension in the spring। Hooke's law in bracket you can write tension in the spring। Hooke's law or tension in the spring। So you can write whenever
force is applied, whenever a force is applied on a spring, whenever force is applied on a spring to change its length, whenever force is applied on a spring to change its length, then a restoring force is generated in the spring, and the magnitude of restoring force according to Hooke's law. So restoring The force magnitude of restoring force according to Hooke's law is directly proportional to magnitude of restoring force according to Hooke's law is directly proportional to change in length of spring, is directly proportional to change in length of spring. There is F proportional to X. There is F proportional to X, or F is equals to minus Kx. F proportional to X, or F is equals to minus Kx. K is constant of proportionality. K is constant of proportionality called spring constant or force constant. K is constant of proportionality called spring constant or force constant. And negative sign signifies that. And negative sign signifies that the direction of called spring constant or force constant, and negative sign signifies that the direction of restoring force is opposite to direction of restoring force is opposite to the direction of displacement of spring. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो एक concept beneath an assumption. In this unit, we generally assume that springs are massless. In this chapter, we generally assume that springs are massless and restoring force will have same magnitude, and restoring force will have same magnitude at all points of the spring. At all points of the spring. and restoring force Will have same magnitude at all points of the spring. अब कल हमने conservation of linear momentum क्या लिखा था? Conservation of linear momentum states that the momentum of the system is conserved unless or until any external force is applied. no external force acts, linear momentum is conserved. अब कई बार ये होता है कि force acts for small interval of time, तो हम उसको consider नहीं करते external force को भी, या internal force external force से इतनी ज्यादा होती है कि हम external force को neglect कर देते हैं. जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया है क्रैकर का कि क्रैकर एक्सप्लोड्स व्हेन इट्स प्लेस्ड ऑन अ वॉल, आपने उसको एक्सप्लोड किया, तो उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं ली कोई भी, हमने इंटरनल फोर्सेस कहा कि इंटरनल केमिकल एनर्जी है व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सिमिलरली यू कैन हैव द केस ऑफ से दिवाली रॉकेट. दिवाली रॉकेट को आपने प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल, या किसी भी बॉम्ब को आपने लॉन्च किया एट सम एंगल, से मिसाइल लॉन्च कर दी एट सम एंगल थीटा. If it explodes at highest point,
तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका मोमेंटम कितना होता है? अगर उसका मास m है, वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, मास m, इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे मोमेंटम कितना होगा? mu cos theta. mu cos theta. Highest point where it explodes in two fragments. One fragment comes to the rest and falls vertically downwards. दूसरा फ्रेगमेंट कितनी दूर जाके गिरेगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास ऐसे एक मिसाइल थी, बॉम्ब था, कुछ भी था, जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा. इसने इस पाथ पे जाना था, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे इसके दो पार्ट्स हो गए. एक पार्ट ड्रॉप कर गया नीचे m/2 मास, दूसरा आगे चला गया विद सर्टेन वेलोसिटी v डैश, दूसरे का मास भी m/2. तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा ये बताना. ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी कोई बता सकता है? v डैश. एक पार्ट तो नीचे गिर गया, दूसरा पार्ट किस वेलोसिटी से मूव करेगा? u sin v. कितना? एक्सप्लोजन होने से पहले मोमेंटम कितना था सिस्टम का? अभी एक्सप्लोड नहीं किया, उससे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे. अभी तो बता रहे थे आप मोमेंटम. mu cos Highest- theta. mu cos mu cos थीटा. मैंने कहा एक पार्ट जो था इट ड्रॉप्स, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, ये ऐसे नीचे गिर गया सीधा. दूसरा पार्ट आगे चला गया, तो v डैश कितना आया? सर 2u cos Cos theta. 2u cos थीटा. पहले इसकी रेंज अगर r थी, अब रेंज कितनी हो जाएगी? अभी भी यहीं पे आके गिरेगा दूसरा पार्ट, या नहीं? न्यू रेंज कितनी होगी? सिर्फ इसको देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है या नहीं हाईएस्ट पॉइंट के आगे? इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मान सकता हूं या नहीं मान सकता? Yes sir. हॉरिजॉन्टल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल Yes, का फॉर्मूला क्या था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला क्या था? u to u under root 2h by g. u अंडर रूट 2h/g. एक्सप्लोजन से पहले इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी थी u cos थीटा. एक्सप्लोजन के बाद कितनी है? 2u cos theta. वेलोसिटी डबल हो गई. अगर एक्सप्लोजन ना होता तो ये डिस्टेंस कितना था? r by वेलोसिटी डबल हो गई तो ये डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? ये टोटल 3r/2 है. वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो रेंज भी डबल हो जाएगी. इस पॉइंट के आगे रेंज डबल हो जाएगी, मतलब जिसने पॉइंट ए पे गिरना था, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डबल हो गई, तो इसकी रेंज भी r/2 की जगह r हो गई, तो टोटल रेंज 3r/2 हो गई. समझ में आ रहा है? yes sir. क्योंकि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे डबल हो गई तो रेंज भी डबल हो जाएगी. सो यू कैन राइट दिस न्यूमेरिकल. Body is projected. Body is projected with velocity u at an angle theta with horizontal. A body is projected with velocity u at an angle theta with horizontal. At highest point of projectile, it splits into
two fragments. At highest point, it splits into two fragments of equal mass. One fragment comes to rest and falls vertically downwards. One fragment comes to rest and falls vertically downwards. Find. The velocity of other fragment. Find the velocity of other fragment. एक बार After वन explosion, रेस्ट के बाद one fragment comes to rest and falls vertically downwards. Find the velocity of other fragment. And the distance at which it will fall from the point of projection. Distance at which it will fall at the point of projection. अच्छा, अगर मैं बिल्कुल फिजिक्स को सही रखता हूं तो मैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता था या नहीं लगा सकता था? इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या नहीं लग रही? सर लग रही है कौन सी? ग्रेविटी। ग्रेविटी। उसको निग्लेक्ट किया है बिकॉज उस शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जो इंटरनल एनर्जी रिलीज होगी या जो फोर्स उसके कारण लगेगी दैट इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ग्रेविटी। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट किया हुआ, इसको लिख लो कंसेप्ट में, बिकॉज बाद में कंफ्यूजन आ रही है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी फिर भी मैं मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहा हूँ। So you can write the concept first. At highest point, the internal force generated due to explosion is much greater than the gravitational force. Therefore, we सर रिपीट neglect करना। internal force generated due to explosion is much greater than gravitational force. Therefore, we can neglect external gravitational force. Therefore, we can neglect external gravitational force and apply conservation of linear momentum. That is, momentum before explosion is equal to momentum after explosion. Excuse me, sir. हाँ जी, After apply आपने क्या बोला? Please repeat. momentum before explosion is equal to momentum after explosion. सर हमें पता कैसे चलेगा कि एक्सटर्नल फोर्स कम है कि ज्यादा, मतलब निगलेक्ट करना है कि नहीं करना? इसीलिए तो आप पेपर में सीधा क्वेश्चन नहीं करते ना, पहले से करते हो, आपको प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं। Range is directly proportional to velocity. And speed.
सर अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमने ये सारा पहले लिखना है, ये हमने निगलेक्ट किया कि वो बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है। So 3/2 u square sin 2 theta by g. क्लियर है सबको? सर वो ब्रॉडकास्टिंग वाली ऑप्शन आपको सर वो वैसे लैपटॉप पे हो नहीं रहा था। जिसको नहीं जरूरत वो ना करे, जिसको नहीं क्लियर आ रही वो मतलब इसको यूज कर सकता है। जिसको क्लियर है 354,901 354,901। सर आप कर लो वो मैंने। सो ये क्वेश्चन दिया है हमारे को, अ वुडन प्लैंक of mass 20 kg is resting on a smooth horizontal floor. A man of mass 60 kg starts moving from one end of the plank to the other. Length of plank is 10 meter. The displacement of the plank over the floor when the man reaches other end of the plank. Man इधर से चल के दूसरे एंड तक चला गया, हमने बताना प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अच्छा सिंपल, अगर सिंपल लॉजिक की बात करें, हमें कुछ चीजें दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें सॉल्व करने के लिए। स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं है कोई भी, हमने फ्रिक्शन नहीं लेनी। स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर एक प्लैंक पड़ा है, एक फट्टा है, आप इस पे चल के एक एंड से दूसरे एंड तक गए, तो ये आप अगर राइट साइड जा रहे हो तो ये राइट जाएगा या लेफ्ट आएगा? लेफ्ट है। लेफ्ट आएगा। हमने बताना है कितना लेफ्ट आया। अगर आप चले गए एक एंड से दूसरे एंड तक, हमें इसमें मैन का मास दिया है 60 kg और ये प्लैंक जो है ये 20 kg का है। मैन 60 kg का है, प्लैंक 20 kg का है। कैसे करें इसको? मैंने यहाँ पे इसको क्यों लेके आया इस क्वेश्चन को, बिकॉज स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है? नो सर। तो इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए। सिस्टम का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व्ड रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व्ड रहने का मतलब इनिशियली जब ये दोनों अभी रेस्ट पे थे, प्लैंक और मैन, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना था? जीरो। जीरो। तो फाइनल भी जीरो ही होना चाहिए। यस। तो उसको कर दो एंड मेरे को बताओ प्लैंक कितना डिस्प्लेस किया। मैन अगर एक एंड से चल के दूसरे एंड तक गया तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस किया? पहले एक बार खुद as the surface is smooth, no frictional force exists between
ground and the plank. No frictional force exists between ground and the plank. अच्छा, plank और man में होगी friction? होगी। यस सर। तभी चल सकते हो, friction नहीं होगी तो आप चल ही नहीं सकते. No frictional force exists between plank and the ground. Therefore, only external force is gravity. Therefore, only external force is gravity. As no external force acts in horizontal direction, as no external force acts in horizontal direction, horizontal momentum should be conserved. Horizontal momentum should be conserved. कर दो सॉल्व इसको, एक स्टेप का क्वेश्चन है बस, बनाता हूं मैं. एक मैं इनिशियल पोजीशन बना लेता हूं. ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन है और ये 10 मीटर का प्लैंक है. जब मैन चला तो प्लैंक थोड़ा सा पीछे आ गया. रिलेटिव टू इनिशियल पोजीशन मैंने माना कि प्लैंक जो है वो x मीटर पीछे आ गया. तो प्लैंक का एंड इधर आ गया, बी इधर आ गया. ये डिस्टेंस भी x ही होगा. प्लैंक x मीटर पीछे है. मैन पहले एक एंड पे था, इधर चला गया दूसरे एंड पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी 10 माइनस एक्स. डायग्राम समझ आ रहा है? इतना क्लियर है सबको? एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स, momentum of Planck ये 0 होना चाहिए क्योंकि इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस मीन्स, यहां तो आप ऐसे लिखो, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है. वेरी गुड. अब प्लैंक का मोमेंटम कितना होगा? मास ऑफ प्लैंक इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक. एंड मैन का मोमेंटम मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन. ये कितना है? 20. इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? x इन टाइम t. प्लैंक ने मैन ने कितना किया? सेम टाइम में 10 माइनस x, तो यू गेट 20x. 600 माइनस 60x. मतलब प्लैंक 7.5 मीटर पीछे आएगा, मैन 2.5 मीटर आगे जाएगा. थोड़ा सा दिमाग लगाते वैसे ही ऑब्वियस था. दोनों का मोमेंटम सेम है, जिसका मास, एक का मास 20, एक का 60. जिसका मास 3 टाइम्स ज्यादा, उसकी डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स कम होनी चाहिए. उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स कम ही होगी ना, जिसका मास 3 टाइम्स ज्यादा है. तो मैन का मास 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स कम है. तो अगर मैन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x, तो प्लैंक करेगा 3x,
और दोनों मिला के कितना कर रहे हैं रिलेटिवली 10, तो 4x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2.5 मैन के डिस्प्लेसमेंट अगर x ले रहा हूं तो प्लैंक की 3x वैसे भी सोच सकते थे, बट दिस इज अ प्रॉपर मेथड। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ, तो मैं अगर वेक्टर से सॉल्व करना चाहता तो सेम आंसर आता है या साइन का डिफरेंस आ जाता? प्लैंक का मोमेंटम कितना? प्लैंक का मोमेंटम कितना? 20x/2। वेक्टर फॉर्म में ये रिलेशन बन रहा था, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाना था, फिर से वही आ जाना था। बिकॉज अगर वेक्टर्स यूज करोगे, अगर आप मैन की डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस एक्स लेते हो तो प्लैंक के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्स की जगह माइनस एक्स लेनी पड़ेगी, तो आंसर तो सेम ही आएगा वेक्टर्स भी यूज करते तो भी। इसमें देखो कुछ नहीं आया समझ, तो क्लियर है सबको? यस। अभी उससे एक स्टेप आगे ले गया मैं। अब हमारे पास दो लोग हैं, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर, एक 50 kg का, एक 60 kg का, are sitting at the two extremes of a 4-meter long boat, 40 kg, standing in still water. To discuss a mechanics problem, they come to the middle of the boat. Neglecting friction with water, how far does the boat move on the water during the process? अब हमारे को दिया है कि बोट में दो लोग हैं, से प्लैंक ही मान लो इसको भी शख्स। एक इधर, ये 50 kg के मिस्टर वर्मा एंड 60 kg के मिस्टर माथुर, और ये 40 kg की बोट। ये दोनों प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बोट के मिडल में आ गए, तो बोट कितना डिस्प्लेस की है बताना। सेम कंसेप्ट लगाओ, सारा सेम, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। करो अप्लाई कंसेप्ट। राइट, मैंने एज्यूम किया है कि बोट राइट को डिस्प्लेस हुई बाय एक्स। सर यस 0.14 ही आ रहा है। तो फिर गलती क्यों की? दोनों सेंटर पे मिले। अगर मैं बोलूं बोट की डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो 50 kg वाले की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये डिस्टेंस कितना है सेंटर तक? सॉरी 2 मीटर, 5 नहीं 2। और ये पूरा डिस्टेंस भी 2। बोट की डिस्प्लेसमेंट x, 50 kg वाले की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2, 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स या x? 2+x। 50 kg, 2 प्लस एक्स। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2-x। 2 माइनस एक्स। राइट साइड पे किस किस की डिस्प्लेसमेंट है?
50 kg की और बोट की, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले मोमेंटम को इक्वेट करना है। 50 kg वाले की डिस्प्लेसमेंट है 2 + x, तो मोमेंटम इज 2 + x by t। बोट की डिस्प्लेसमेंट है x, तो 40 × x by t is equals to 60 × 2 - x by t। इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, t तो कैंसिल हो गया, ये 10 + 5x + 4x 12 - 6x, 2 is equals to 915x। यही आ रहा है आंसर, 2/15। सर मैंने डेसिमल्स में किया, वो 0.1 So 13 centimeter, 13.33। 0.133 मीटर। देखो क्लियर है सबको? सर हाँ जी। सर हमने डिस्प्लेसमेंट x 2 - x और 2 + x ऐसे क्यों ली? 50 kg वाला यहाँ पे था इनिशियली और इधर पहुंच गया, तो कितनी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्टेंस कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं 50 kg की डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक? ये सर 2 x और ये + x, 2 2 + x। सिमिलरली इसकी 2 - x, दूसरे की डिस्प्लेसमेंट यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक है, तो ये 2 - x है। डिस्प्लेसमेंट ही तो ठीक से निकालनी है, बाकी तो फिर मैथ्स है। कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 2 - x, दिस इज 2 + x। इनिशियल पोजीशन से कंपेयर करना होता है ना। सर इसके दो डायग्राम्स बना के कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व करके माइनस कर दें। कैसे? सर जैसे दो डायग्राम्स की, वो कितना लेफ्ट गया कितना राइट गया, जिस साइड को वो ज्यादा गया उसमें से वो छोटा आप वाला। डायग्राम जैसे मर्जी बनाना, टीचर को समझ आना चाहिए ओके सर। जो आपका पेपर चेक कर रहा है। हमें दिया टॉय कार्ट हैज अ मास ऑफ 4 kg and is kept on a smooth horizontal surface। कि जो कार्ट है उसका मास 4 kg है, उसके ऊपर 4 ब्लॉक्स पड़े हैं, A, B, C, D of mass 2 kg, 2 kg, 1 kg and 1 kg respectively। A horizontal force of 40 Newton is applied on block A। Find the contact force between D and vertical wall। D ने कार्ट पे कितनी फोर्स लगाई वर्टिकल वॉल, वो बतानी है। करो जरा इसको सॉल्व। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और 5 बॉडीज है, मतलब 4 बॉडीज और एक कार्ट। तो हमने बताना है डी ने कितनी फोर्स लगाई कार्ट पे। फोर्स exerted by D on the cart। What will be the acceleration? किसकी acceleration क्या है? तो that is external force upon total mass। एक्सटर्नल फोर्स तो एक ही लग रही है 40 न्यूटन की। टोटल मास है 10 kg।
कार्ट की भी यही एक्सेलरेशन है। कार्ट पे फोर्स लगा कौन रहा है, हमने लगाई है या डी ने लगाई है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार्ट बाय डी। कार्ट पे और कोई तो फोर्स लगा ही नहीं रहा। ये आंसर आ गया। Mass of cart into acceleration of cart, that is the force acting on cart. Because cart पे ना A B C में से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, सिर्फ D तो लगा सकता है, because सिर्फ D कार्ट को हॉरिजॉन्टली पुश कर सकता है इधर। तो कार्ट की एक्सेलरेशन 4 है, मास भी 4 है, तो फोर्स हो जाएगी 16 न्यूटन। क्लियर सबको? सर इसको ऐसे कर सकते थे कि वो जैसे 40 माइनस 24 16 आ रहा सर, क्योंकि वो 40 टोटल फोर्स लग रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने उसकी एक्सेलरेशन निकाली सर, वो 6 केजी पे सारे मासेस क्योंकि हमने ऐड किए तो वो 6 केजी टोटल हो जाएगा, 24 हो मेरा जाएगा। मेथड छोटा है ना, यस सर। so you always have to learn the shortest method। बनाने को तो मैं चाहता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी कर सकता था, तो जरूरत नहीं है, क्यों करें हम? फोर्स ही तो निकालनी है, एक ही फोर्स लग रही है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। इन्हीं को तो वो शॉर्टकट्स बोल देते हैं कि शॉर्टकट है जी, मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया। दो ब्लॉक्स, एक 2 kg का, एक 3 kg का। 2 kg पे मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाई पैरेलल टू इंक्लाइन। हमने बताना है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 एंड 3 kg। ये एक 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का, यहां से मैंने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन अपवर्ड्स। हमने बताना है 2 ने 3 पे कितनी लगाई। फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg ऑन 3 kg या 3 kg ऑन 2 kg, वो एक ही बात है। बिकॉज सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, अदरवाइज फोर्स तो वो एक दूसरे पे सेम ही लगाएंगे। फ्रिक्शन नहीं दी अभी कोई भी, अभी हमें कोई फ्रिक्शन नहीं दी। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg ऑन 3 kg। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं ये ब्लॉक मूव कैसे करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या रेस्ट पे रहेंगे? ये ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, या रेस्ट पे रहेंगे? कौन सी फोर्स है जो इनको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है? कितनी है वो force which tries to move the block up the inclined plane? 20 Newton। Parallel to the plane, downward direction में कितनी फोर्स लग रही है? Parallel to the plane, downward direction में। Along the inclined plane, weight का component क्या होता है? mg sin या cos? sin। इसमें टोटल मास कितना है दोनों का मिला के? 50। वेट हो गया 5 kg मास है, 50 न्यूटन वेट है। mg sin 37 कितना हो गया? 50 into sin 37। sin 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5, तो 30।
पैरेलल टू द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 30, जो ऊपर लेके जाने की कोशिश है वो है 20, दैट मींस ये नीचे स्लाइड करेगा सिस्टम। अब कांटेक्ट फोर्स निकालो, द सिस्टम विल स्लाइड डाउन, ऊपर नहीं जाएगा ये कभी भी। हम सिंगल बॉडी माना क्यों मैंने, उसका रीजन है is internal force don't affect acceleration. We can assume a combined mass of 5 kg. Forces mark करूं तो 5g cos 37 F net parallel to the plane. So net force लग रही है 10 न्यूटन। Acceleration is F net upon mass, total mass. अब किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे। अगर मैं 2 kg का बनाऊं तो दिस इज और N1 जो 3 kg ने लगाई डाउनवर्ड्स, इसकी एक्सेलरेशन है, इसकी फ्री बॉडी इक्वेशन क्या बनेगी? 2g sin 37 plus N1 minus 20 is equals to 2 into 2. मैं 3 kg से भी कर सकता था। And it's accelerating downwards. तो एक बार एक्सेलरेशन निकालो, फिर चाहे 3 kg का डायग्राम बनाओ चाहे 2 kg का, यू कैन फाइंड द इंटरनल फोर्स। सो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, 12 न्यूटन। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो। क्लियर है सबको? करें नेक्स्ट। A 60 kg painter on a 15 kg platform. A rope attached to the platform passes overhead pulley and allows the painter to raise himself along the platform. तो ये पेंटर है, रस्सी को नीचे खींच के ऊपर जा रहा है। तो हमने बताना है rope attached to the platform, overhead pulley, टेंशन बतानी होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग आई सपोज। लेट मी चेक द क्वेश्चन।
एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म बतानी है कितनी है. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म. And this system is actually used to paint high-rise building. वो ऐसे ऊपर राइज करते हैं कि रस्सी खींच के थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं एंड देन दे डू द पेंट. एक्सेलरेशन बतानी है. अगर वो 400 न्यूटन फोर्स लगाता है रोप पे, he pulls down the rope with a force of 200 Newton, you have to find acceleration. मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की और मैन की एक्सेलरेशन सेम होगी या डिफरेंट? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम. सेम. तो मैं इन दोनों को एक सेम कंबाइंड सिस्टम मान लूं, हाँ जी सर. तो फिर एक्सेलरेशन कितनी? दोनों का मिला के वेट है कितना? 75. 750. मास 75 kg है, सो वेट इज 750 न्यूटन. उसने 200 न्यूटन की फोर्स से रस्सी को नीचे खींचा. एक्सेलरेशन बतानी है. सर ये 200 न्यूटन की फोर्स बता रहे हो, वो कैसा है? 200 न्यूटन मैंने कब बोला? मैंने बोला 750 न्यूटन इज द वेट. ओके सर. डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दो उसका. डायग्राम ये है आपके पास. और ये रस्सी को नीचे खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन. हमने एक्सेलरेशन बतानी है कितनी होगी. ए कितना? मैं अगर कंबाइंड सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, ये टेंशन टी, ये भी टी, तो टी हमें दिया है 400, डाउनवर्ड फोर्स दोनों का वेट, तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी हो गई? नेट अपवर्ड फोर्स 2t और डाउनवर्ड m प्लस mg.
तो नेट फोर्स कितनी होगी अगर मैं सिर्फ एफ नेट पूछता, इसे इट्स 2t माइनस m प्लस mg, और एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास, और मास m प्लस m है तो पुट कर दी वैल्यू, सो 0.67। इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे पूछूं वो किस फोर्स से पुल करे ताकि कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा सके, डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है 750 750, तो अपवर्ड भी अगर 750 लगेगी तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी 0। नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन कितनी 0 और स्पीड कांस्टेंट Constant. है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाना है तो अगर डाउनवर्ड फोर्स 750 लग रही है तो अपवर्ड भी 750 होनी चाहिए, तो टी कितना हो जाएगा फिर 2t की वैल्यू आई ना 750, 750 डिवाइड बाय 2 75 न्यूटन लगाता तो वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा सकता था। कोई भी एक्सेलरेशन आ जाए, बिकॉज ये एक बार ये आया था कि वो किस फोर्स से पुल करे ताकि वो ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा सके। तो एक्सेलरेशन दिया, टी निकालना है, यहाँ पे टी दिया था, एक्सेलरेशन निकालनी थी। सो पेंटर प्रॉब्लम कहते हैं इसको। पेंटर प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन एमसीक्यूज में। तो देखो समझ में आ रहा है कैसे किया है, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहे नोट कर दो नहीं तो पीडीएफ में आ जाएगा। ये समझा देता हूँ मैं क्या दिया क्वेश्चन में। हमें दिया इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब टेस्ट नेट फोर्स Net force net 0. force 0, mass of block A is m and that of the insect clicking the block B is small m। इंसेक्ट का मास स्मॉल m है, वो जो B के नीचे शेड शो किया हुआ है। A का मास m है, तो B का कितना होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम रहे प्लस m माइनस m। टोटल मास दोनों साइड पे सेम होना चाहिए ना। A का मास अगर कैपिटल M है तो B का और इंसेक्ट का मिला के कैपिटल M होना चाहिए। तो अगर इंसेक्ट स्मॉल m का है तो B का मास m माइनस m। हमें दिया कि इंसेक्ट गिर गया वहां से, कितने टाइम के बाद इंसेक्ट में और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? कितने टाइम के बाद इनके बीच में डिस्टेंस एल हो जाएगा। आइडिया दे दो मेरे को कैसे करना है। सर एक्सेलरेशन निकाल के सर उस पे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस हो जाएगा। तो B जो है वो ऊपर चला जाएगा। बी ऊपर जाएगा, बी की एक्सेलरेशन कितनी होगी, बी की एक्सेलरेशन स्मॉल एम जी अपॉन 2m माइनस स्मॉल m। और इंसेक्ट की एक्सेलरेशन जी, वो गिरा है, इंसेक्ट की एक्सेलरेशन जी, बी की निकाल ली, दोनों की एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट। Opposite. तो एक्सेलरेशन ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिया एल, बिकॉज उन दोनों के बीच में डिस्टेंस एल है, मतलब दोनों ने मिला के एल कवर किया है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज एल, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो, एल इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए इज रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट एंड ब्लॉक, तो वहां से टी की वैल्यू आएगी L is equal to half a t square. A is relative acceleration of B and insect. So इस क्वेश्चन को करके देखना। एंड कल मेरे को शायद कहीं जाना है, अगर कल क्लास ना लगी मैं बता दूंगा आपको, तो परसों पे सैटरडे को क्लास लगेगी। अगर कल नहीं लग पाई तो, अगर लगेगी तो फिर तो इसी टाइम पे होगी, नहीं तो सैटरडे सेम टाइम क्लास लगेगी। सर इस संडे किस सब्जेक्ट मतलब टॉपिक का टेस्ट है? संडे नहीं रखेंगे, टेस्ट नहीं रखेंगे इस बार।
बट संडे को टेस्ट नहीं रखेंगे। सैटरडे को मेरे को बता सकते हो, सैटरडे को मैं सुबह 11 बजे तक फ्री हूँ, अगर सुबह रखनी है मैं सुबह भी रख सकता हूँ क्लास 11 बजे तक कभी भी। सर हाँ सर यही टाइम रख लो टाइम फिर। सही। सर तो यही फिर टाइम से। हाँ तो फिर सैटरडे शाम को, अगर कल ना लगी तो कल लगी तो पक्का नहीं है, अभी कल लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर परसों लगेगी।